ईरान से भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब। जाफरी साहब, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो नाकेबंदी अमेरिका ने लगाया है, उसका सीधा सा मकसद तो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से अमेरिका ईरान पर एक आर्थिक दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द उनकी शर्तों को मान ले ईरान। इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है, चूंकि परेशानी जाहिर तौर पर आप लोगों को भी हो रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, ट्रंप दलदल में फंस गए हैं। जितना वो हाथ और पैर ज्यादा मारेंगे उतना दलदल में ज्यादा धंसते चले जाएंगे। तो पहली चीज ये देखें, बिल्कुल ये जो इनका ब्लॉकेड है वो टोटली इरैशनल है और उनके लिए ही, खुद अमेरिका के लिए खतरनाक है। मैं एक एक करके चीजों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये कि अगर आप मान लें कि ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है, अभी दो सिनेरियो, या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर हम मान लें कि ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है तो रिजल्ट क्या होगा? दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, दुनिया की इकोनॉमी और प्रॉब्लम करेगी, अमेरिकन इकोनॉमी और प्रॉब्लम करेगी। जैसे मैंने एक वीक पहले पढ़ा था, $12 ट्रिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट से, ग्लोबल स्टॉक मार्केट से गायब हो गया है। तो वो इकोनॉमिकली और दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो लोकल और डोमेस्टिक उनका असर है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर जो पोल्स हुए हैं वहां पर ये है कि 77% अमेरिकन इस वॉर को अग्री नहीं करते हैं। तो वो जो ये, अगर ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है तो वो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है वो और ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे, और अगर ईरान का ऑयल नहीं जाता है तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे। तो यानी इससे क्या चीज वो हासिल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान इस पूरे जंग के दौरान फुल कैपेसिटी में ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और फुल कैपेसिटी में वो चाइना को ऑयल बेच रहा है। और मार्केट रेट जो है, पहले ईरान डिस्काउंट पे देता था क्योंकि सैंक्शंस लगे थे, अब ईरान मार्केट रेट पे दे रहा है। जो पहले $50-60 का देता था, अब $115 का दे रहा है। तो ईरान का मुनाफा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का 45 डेज में ईरान को हुआ है, तो ईरान का तो लॉस नहीं हुआ है। तीसरी चीज कि ईरान आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने और चाइनीज ऑफिशियल मैसेज आ गया है कि भाई हमारा ईरान के साथ होर्मुज में बायलैटरल अग्रीमेंट है। अगर किसी थर्ड पार्टी ने हमारे शिप के ऊपर हमला किया तो वो जिम्मेदार होंगे। चाइना ने क्लियरली अमेरिका को थ्रेट किया है और ईरान का 90% ऑयल चाइना को जा रहा है। अगर अमेरिका डायरेक्ट चाइनीज शिप पे हमला करेगा, जी आप बोलिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। तो चाइनीज शिप पर अगर हमला अगर अमेरिका करता है तो डायरेक्ट ईरान और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन होगा, डायरेक्ट अमेरिका और चाइना का कन्फ्रंटेशन होगा। तो ये सेकंड सिनेरियो है कि जहां पर ईरान अगर ऑयल बेचेगा और ईरान के ऑयल को ये रोकना चाहेंगे तो 90% चाइना है, तो चाइना से इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, जो वंस अगेन अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है कि अमेरिका डायरेक्ट चाइना से भिड़ जाए। तीसरी चीज, ईरान के ऑलरेडी 170 मिलियन बैरल्स ऑयल ऑलरेडी आउटसाइड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हैं, जो ईरान कई वीक्स तक ऑलरेडी सप्लाई कर सकता है। चौथी चीज, अगर वर्स्ट का आपका नेटवर्क चला गया जाफरी साहब, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन एक सवाल नरेश कौशिक साहब, जो ये जाफरी साहब कह रहे थे कि ईरान का चाइना के साथ करार है इसके तहत ऑयल सप्लाई करने का, तो जब ये बायलैटरल ट्रीटी होती है तो क्या यूएस सक्षम होगा या फिर यूएस के लिए ये कर पाना कि नहीं जी आपका जहाज नहीं जाएगा ईरान से तेल लेकर के, ये संभव है क्या कि यूएस इतना जोखिम मोल लेगा कि चाइना के जहाज को भी रोक देगा? देखिए, खतरा तो है ये टकराव का, और मुझे ये लगता है कि जो ट्रंप ने ये जो निर्णय लिया है नाकेबंदी का, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी जो काम वो लड़ाई के दौरान या बातचीत के दौरान हासिल नहीं कर पाए, वो ये चाहते हैं कि इस दबाव से ईरान पर इतना दबाव पड़े कि वो फिर से बातचीत
के लिए आ जाए। और इस तरह की रिपोर्टें हैं कि बातचीत की अभी बैकडोर में कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान और जो और जो देश हैं दो तीन, वो कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी उससे इनकार नहीं किया है। तो ये एक तरह से बातचीत पर वापस लाने के लिए ईरान पर दबाव डालना है। दूसरी बात जो करना चाहता है अमेरिका, ट्रंप ने कल एक फोक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका का तेल पूरी दुनिया खरीदे, यानी चीन को खास तौर से कहा है कि चीन अमेरिका का तेल खरीदे, यानी वो उसमें अपनी सेल पिच भी कर डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही चीजें कामयाब नहीं होती दिख रही। पहली बात तो ये है कि ईरान कोई बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान होता मुझे इसलिए नहीं दिख रहा कि ईरान इतने साल तक इन सैंक्शंस के बावजूद ये अपनी इकोनॉमी को बनाने में और अपनी रक्षा की जो उपकरण है उनको मेंटेन करने में और खरीदने में कामयाब रहा है। तो इससे कोई ईरान को नहीं, जो नुकसान होगा वो एशियाई देशों को, चीन को नुकसान हो सकता है, भारत को नुकसान हो सकता है, और खाड़ी के दूसरे बाकी जो देश हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो सेल पिच कर रहे हैं उसमें भी मुझे नहीं लगता ट्रंप को कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि ट्रंप के पास में, अमेरिका के पास में इतना तेल है ही नहीं जो जो 1/5 जो जाता है, 20% जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, उसमें बंद होने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अमेरिका नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि वो अपना तेल और वेनेजुएला का तेल बाकी दुनिया को बेचना चाहता है। तो मुझे लगता है भरपाई कि ना भी कर पाए, भरपाई ना भी कर पाए तो क्या वाकई इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके ईरान पर दबाव बनाने में अमेरिका कामयाब होगा क्या? क्योंकि दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अब्बास जाफरी साहब भी कह रहे थे कि ईरान के पास 3 महीने का तेल, ईरान का ऑफिशियल हैंडल से इस बात की जानकारी भी दी गई है, 3 महीने का तेल जो है वो बाहर रखा हुआ है, टैंकर में रखा हुआ, समुद्र में रखा हुआ, उसको आप इस नाकेबंदी से कोई असर यहाँ पे पड़ना नहीं है। अब लेकिन जो बाकी के देश, जो आप नरेश कौशिक साहब कह रहे थे कि चाइना को सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, भारत जैसे देशों पर असर पड़ सकता है, तो भारत जैसे देशों पर इतना लंबा असर पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। अनुज गुप्ता सर। जी बिल्कुल। अब देखिए, अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे बोल के कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन होर्मुज अब बन गया है वेपन ऑफ मास डिसरप्शन, और वो डिसरप्शन इंडिया में आ रहा है सबसे ज्यादा। ईरान पे तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है, इंडिया पे उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम सेक्टर आफ्टर सेक्टर देख रहे हैं ये डिसरप्शन हो रही है। और अभी जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट बोलते हैं कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ा तो किस सेक्टर को इम्पैक्ट होगा, एक थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट अब आने लगा है जो एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है। उसमें सबसे चिंताजनक बात जो हो रही है, जो मैं सुन रहा हूं बार बार अलग अलग कंपनियों से, वो ये है कि एक मास माइग्रेशन फिर से चालू होने लगी है फ्रॉम वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से लेबर कुछ वापस जाने लगी है यूपी बिहार में, जहां पे अभी गुजरात में फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा, कुछ इंडस्ट्रीज डाउन साइज हो रही है, बंद हो रही है। कुछ केसेस में लेबर को एलपीजी नहीं मिल रही है तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो उससे जो बड़े बड़े सेक्टर है, 3 बड़े सेक्टर है, उसमें काफी हलचल होगी। सबसे पहले टेक्सटाइल्स, जो लेबर इंटेंसिव है, जिसका फीड स्टॉक भी मिडिल ईस्ट से आता है, उसमें बाधा पड़ सकती है। दूसरा बहुत बड़ा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, जिसमें लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। मैं देख रहा हूं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वापस जा रहे हैं। और तीसरा, हमारे फूड में डिसरप्शन हो सकती है, क्योंकि फूड के लिए फर्टिलाइजर की कमी होती जा रही है। उसको भारत सरकार कैसे डील करेगी, वो एक बहुत बड़ा संकट है। और आप देखेंगे, अगर फर्टिलाइजर की कमी हुई तो जो लोग अर्बन एरिया से वापस रूरल एरिया में जा रहे हैं, गांव में जाके भी उनको काम नहीं मिलेगा अगर खेती पे कुछ असर पड़ा। तो बहुत बड़ा संकट है और भारत सरकार को इसके लिए काफी प्लानिंग करनी पड़ेगी।